हम लोग जो है रोल ऑफ कैपिटल मार्केट के टॉपिक को देख रहे थे और कॉन्सेप्ट के बाद उसका बेसिक हमने स्टार्ट कर लिया था। और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं, जब आप इस टॉपिक को पूरा हमारे साथ कर लेंगे तो आपके पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल एक कंप्लीट कंटेंट होगा, जिसके बाद आप चाहें तो अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं कहीं पर। तो इसमें करते करते हमने देखिए क्या क्या चीज हमने थ्योरी में कवर करी। बहुत ध्यान से देखिएगा एक बार। सबसे पहले हमने कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट कवर किया। उसके बाद हमने स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया किया, और स्टॉक एक्सचेंजेस के बाद हमने डी म्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है उसको समझा। बीएसई एनएसई के बारे में हमने देखा, ये कुछ टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस थे, उसके बारे में हमने देखा, डी म्यूचुअलाइजेशन देखा। और उसके बाद हमने इम्पोर्टेंटिंगली जो किया था उसमें कई सारी चीजें देखी थी हमने। वो ये किया था कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट डेल्ट विद इन सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो प्राइमरी मार्केट में लेने के बाद सेकेंडरी मार्केट में रीसेल के लिए या सेल के लिए अवेलेबल होती हैं। और उसमें इक्विटी के आइटम थे, इक्विटी के अलावा आपके बॉन्ड थे, डिवेंचर थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में, और बॉन्ड के टाइप हमने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल पेपर की। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर की बात छोटी सी मैं करूंगा। रीजन ये है कि कॉमर्शियल पेपर हमने सेपरेटली पढ़ लिया। कोई बताएंगे कॉमर्शियल पेपर हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था? कोई बताइए जरा, कॉमर्शियल के पेपर हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था? मनी मार्केट। मनी मार्केट में। तो यहां पर ये क्यों डिस्कस हो रहा है, मुझे इसका भी लॉजिक बताइए आप लोग। यहाँ कैपिटल मार्केट में इसका क्यों क्यों डिटेल आ गया यहाँ पे? इसलिए आ गया कि इस चैप्टर के इस पार्ट में उनको केवल मतलब है फाइनेंशियल प्रोडक्ट या इंस्ट्रूमेंट्स से, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सेकेंडरी मार्केट में डील किए जाते हैं। अब वो सेकेंडरी मार्केट कैपिटल का भी हो सकता है, कैपिटल मार्केट भी हो सकता है, बॉन्ड मार्केट भी हो सकता है, फॉरेक्स मार्केट भी हो सकता है, तो कोई भी मार्केट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने हल्का सा एक एग्जांपल दिया है कि कॉमर्शियल पेपर भी हमारा सेकेंडरी जो मार्केट है उसका एक पार्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए आप। तो कॉमर्शियल पेपर में यहाँ पर जो फीचर्स हैं उसके सारे वहीं पर हैं। प्रोमिसरी नोट होता है, ट्रेजरी बिल्स की बात की, ये भी हमने मनी मार्केट में कवर कर लिया था। जिन लोगों ने ये क्लास नहीं ली है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मनी मार्केट, क्योंकि ये जो यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ ट्रेजरी बिल समझाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ट्रेजरी बिल की डीलिंग भी सेकेंडरी मार्केट में होती है। और ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का पार्ट है। तो मनी मार्केट का जो यूनिट नंबर 4 है, जब हमने उसमें डिटेल में किया था, वो आपके ऐप में रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, उससे देख सकते हैं। चलो अब बात आती है कि सेबी का क्या रोल है। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय सेबी फॉर कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज। जो कॉर्पोरेट लोग डेट सिक्योरिटी इशू करते हैं उसमें सेबी की क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, यानी सेबी से आपको क्या परमिशन लेनी पड़ती है, क्या आपको उससे अपना इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, वो सारी बातें यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बोलता है ऑल सिक्योरिटी इशूड बाय अ पब्लिक इशू मस्ट बी लिस्टेड वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब अगर आपका आईपीओ आएगा तो आपको उस सिक्योरिटी को स्टॉक किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि बोलता वन और मोर, तो कई सिक्योरिटी ऐसी होती है वो 2 स्टॉक एक्सचेंजेस में भी लिस्टेड हो सकती हैं। ठीक है, द इश्यू of debt securities having a maturity period of more than 365 days by companies including listed companies ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। अभी मैं इसको बताऊंगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपको प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस मस्ट कंप्लाई विद द कंडीशन प्रेस्क्राइब बाय द सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम गेटिंग देम लिस्टेड इन स्टॉक। तो यहाँ ये बोल रहा है कि अगर कोई डेट सिक्योरिटी आपकी पब्लिक इश्यू से ली गई है तो उसको, और वो खासकर से मोर देन 365 की है मैच्योरिटी पीरियड,
उसको एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड होना मस्ट है, और वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होंगी, तो उनको सेबी से टाइम टू टाइम जो उनकी परमिशन है, जो वो परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, यानी उन्होंने जो कंडीशंस लगा रखी उन कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बोली है, लिस्टेड कंपनी के बाद कुछ बात उसने ब्रैकेट में लिखी है। क्या लिखी है? विच हैव एनी ऑफ देयर सिक्योरिटीज आइदर एज इक्विटी और डेट ऑफर्ड थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट एंड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक से। तो ये बोल रहा है, लिस्टेड कंपनी का मतलब बोल रहा है कि कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो इक्विटी की हो या डेट की हो, जिसको ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू ऑफर किया गया हो और वो लिस्टेड हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, एंड ऑल्सो इंक्लूड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हुज सिक्योरिटी आर लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पर किसी कंपनी की या किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी जो कि पब्लिक ऑफर से ली गई हो और वो स्टॉक एक्सचेंज में हो, मोर देन 365 की मैच्योरिटी हो, तो उसको सेबी के जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर लिस्टेड कंपनी स्टेटरी कॉर्पोरेशन या कोई भी एंटिटी, if they do so desire, may get their privately placed debt security listed on stock exchange by complying with the relevant condition। तो उसने बोला हुआ है कि और कोई भी अनलिस्टेड कंपनी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऊपर तो बोला लिस्टेड कंपनी को कंप्लाई करना है, दूसरा बोला ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जो प्राइवेटली प्लेस्ड डेट सिक्योरिटी है उसको लिस्ट कराना चाहती है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो वो भी रेलिवेंट कंडीशन के साथ अपने उस सिक्योरिटी, या ध्यान रखना सिक्योरिटीज लिस्टेड एक वर्ड है और एक वर्ड है कंपनी लिस्टेड, एक वर्ड है लिस्टेड कंपनी। ये देखो यहाँ लिखा हुआ लिस्टेड कंपनी और यहाँ पे लिखा हुआ लिस्टेड सिक्योरिटी। तो एक तो कंपनी अपने आप को लिस्ट करा रही, एक अलग बात है, कंपनी अपनी किसी सिक्योरिटी को लिस्ट करा रही है, ये एक अलग बात है। ठीक है, द डेट सिक्योरिटी शैल कैरी ए क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड विथ सेबी। और जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से ही उसको ट्रेड किया जाता है। डेट सिक्योरिटी शैल बी इश्यूड एंड ट्रेडेड इन द डीमेट फॉर्म। ये भी ध्यान रखना कि जो डेट सिक्योरिटी होती है वो डीमेट फॉर्म में की जाती है। ठीक है, चलो अब कुछ टर्म्स हैं जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। अब क्या होता है, देखो आप लोग बैंक में जाते हैं, आप पैसे डालते हैं और निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब आपने ज्यादा पैसे निकालने डालने तो बैंकों ने कुछ चार्ज लगाने शुरू किए। 4 बार से ज्यादा बैंक जो आएगा तो वो अलग अलग प्राइवेट बैंकों ने, तो अगर 10 की गड्डी इससे ज्यादा होंगी तो आप उसका इतना पैसा देंगे। तो ये तो बात हुई एक्सचेंज की। अब बात आती है टैक्स की। टैक्स जो है गवर्नमेंट लगाती है, बैंक नहीं लगा सकता, बैंक चार्जेस लगाता है। तो जो टैक्स है वो बैंक लगाता है, वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लगाती है, और इसका नाम रखा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें होता क्या है कि जितनी कंपनी है, कंपनियों में आपने पैसा लगा रखा है, आपने सुबह पैसा लगाया और शाम को विड्रॉ कर लिया। इससे क्या होता है, जो सिक्योरिटी मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट है, उसमें हलचल होती रहती है। तो इस हलचल को कम करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो उसको कुछ समय तक रहने दीजिए। और कुछ समय तक रहने दीजिए मतलब अगर आप जल्दी निकालेंगे तो आपको टैक्स देना होगा, अगर आप जल्दी निकालेंगे तो टैक्स। तो इसमें एक टैक्स लगा दिया 2004 में, जिसका नाम सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, एक सरकार ने टैक्स लगा दिया, और एसटीटी वाज रिड्यूस्ड टू 0.1% ऑन कैश डिलीवरी ट्रांजेक्शन इन द एनुअल बजट। इतना तो एक टैक्स लगा दिया उन्होंने। ठीक है, ये तो दो डेफिनेशन दिख रही हैं, आपको समझने से समझ में नहीं आएंगी, अभी समझ लीजिए तो शायद याद रहेगी। पहला है रोलिंग सेटलमेंट, दूसरा है पे इन डे पे आउट डे। इनको समझिए। रोलिंग सेटलमेंट, पहले बात सेटलमेंट क्या होता है। आपने आज एक डीलिंग करी, सेटलमेंट उसका कितने दिन बाद होगा। तो इसमें कई रूल है। एक रूल है T+0 वाला, T+1 वाला, T+2 वाला, T+3 वाला, इस तरह। तो जो भी सेटलमेंट होते हैं उनके लिए पहले से स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। तो रोलिंग सेटलमेंट में बोला जो हमारी ट्रेडिंग होगी,
traded executed during the day are settled based on the net obligation for the day. मीन्स कैसे भाई, कई लोग बाई करने वाले हैं, कई लोग सेल करने वाले हैं, तो इसका जो नेट होगा उसका सेटलमेंट होगा, और इसके लिए टाइम रखा हुआ T+2 बेसिस। और ऐसे भी मैं बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा इक्विटी का जो सेटलमेंट है वो T+2 बेसिस पे होता है, डेट का सेटलमेंट जो होता है वो होता है T+0 पे। मीन्स जिस दिन आप सेटल करेंगे उसी दिन पैसा आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए वेयर टी स्टैंड फॉर द ट्रेड डे, जिस दिन ट्रेडिंग हो उसके दो। अगर मंडे को एग्जीक्यूट हुआ है तो वेडनेसडे को 2 वर्किंग डे मानते हुए आपके पास पैसा आ जाएगा। द फंड्स एंड सिक्योरिटी पे इन एंड पे आउट आर कैरीड आउट T+2 डेज। मतलब जिसने सेल करनी थी सिक्योरिटी, उसने सिक्योरिटी एक्सचेंज को दे दी, लेकिन उसके अकाउंट में आने में 2 दिन लग सकते हैं। जिसने सेल किया उसको पैसा आने में 2 दिन लग सकते हैं, इसी को बोलते हैं सेटलमेंट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पे इन डे और पे आउट डे। पे इन डे और पे आउट डे क्या चीज होती है? इन का मतलब इन होना, आउट का मतलब आउट होना। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों का इसमें कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन को मैं यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूंगा। सुनिएगा ध्यान से। एक होता है एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। ठीक है, बायर जो है स्टॉक एक्सचेंज को क्या देगा? रुपीस देगा, और स्टॉक एक्सचेंज उसको क्या देगा? सिक्योरिटी देगा, सिक्योरिटी देगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, सेलर क्या देगा उसको? सिक्योरिटी देगा, और स्टॉक एक्सचेंज क्या देगा इसको? मनी देगा। ठीक है, तो ये जो मैंने कंडीशन लिखी है इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब जब एरो बाहर जा रहा है, एरो बाहर जा रहा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं पे आउट। क्या बोलते हैं? पे आउट। और इसको बोलते हैं पे इन। अब इनमें दो चीजें हैं, आइदर सिक्योरिटी और मनी। दोनों में से कोई भी चीज स्टॉक एक्सचेंज को मिलती है जिस दिन, उसको पे इन डे बोलते हैं। और जिस दिन वो सिक्योरिटी बाहर जाती है या पैसा बाहर जाता है उसको बोलते हैं पे आउट। ठीक है, जरा ये बताएं कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? पे इन डे और पे आउट डे। लग रहा सबको समझ में आ गई। पर फिर से बताइए, कैसे समझ? चलो देखते हैं। मैंने ही बोला कि एक स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में दो तरह के लोग आते हैं। कौन कौन लोग आते हैं? या तो सेलर आता है या बायर आता है। सेलर लेके आता है सिक्योरिटी और बायर लेके आता है मनी। जिस दिन सिक्योरिटी इन हो सेलर की, जिस दिन पैसा इन हो बायर का, उसको पे इन डे बोलते हैं। अब सिक्योरिटी जब स्टॉक एक्सचेंज में आती है तो कितने दिन में बाहर जाती है? कोई आंसर करिए जरा। 2 दिन सर। मतलब 2 दिन तक लग सकते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी इन हुई थी, इसको बाहर जाने में कुछ समय लग सकता है, और जिस दिन ये सिक्योरिटी बाहर जाती है उसको कौन सा डे बोलते हैं? सेटलमेंट डे। सेटलमेंट डे और पे आउट। सेटलमेंट डे और पे आउट। अब यहां देखिए जरा, पे इन डे एंड पे आउट डे। पे इन डे इज द डे व्हेन द ब्रोकर्स मेक पेमेंट। पहली बात हुई कि ब्रोकर पेमेंट करता है, किसको करेगा? बोलो किसको करेगा? सेलर को।
सेलर को। स्टॉक एक्सचेंज, नहीं, स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज को देता है। ठीक है, तो बोला है कि पेइंग डे में क्या करता है, ब्रोकर पेमेंट देता है एक्सचेंज को, या डिलीवरी ऑफ क्या देता है, सिक्योरिटी। या सिक्योरिटी आएगा या पैसा आएगा, इनमें से कुछ भी आ रहा है तो उसको पेइंग डे, और इसमें से कुछ भी बाहर जा रहा है तो पे आउट डे। जैसे मेक्स पेमेंट और डिलीवरी किसको, ब्रोकर को। और ये जो मैंने फिगर बनाया था, इसमें एक बात समझिएगा कि सेलर हो या बायर हो, वो किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू ये डीलिंग करता है। ठीक है, तो बीच में कौन आ गया, ब्रोकर आ गया। तो स्टॉक एक्सचेंज की डीलिंग किससे हो रही है, ब्रोकर से हो रही है। ठीक है, तो यहां बोलता है पे आउट डे इज द डे व्हेन एक्सचेंज मेक्स पेमेंट, यानी एक्सचेंज से पैसा बाहर जा रहा है या वो सिक्योरिटी की डिलीवरी दे रहा है, तो उसको हम पे आउट डे बोलते हैं। सेटलमेंट साइकिल T+2 रोलिंग सेटलमेंट बता दिया हमने। ठीक है, exchanges have to ensure that payout of funds and securities to the client is done by the broker within 24 hour of the payout। अब क्या बोला इसने कि जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज ने ब्रोकर को पैसा दे दिया तो ब्रोकर से वो पैसा सेलर को कितने टाइम में मिल जाना चाहिए, 24 आवर। 24 आवर। ठीक है, The exchanges will have to issue a press release immediately after the payout। प्रेस रिलीज का मतलब आम जनता को जानकारी दे देता है कि मैंने पैसा दे दिया है। ठीक है, चलो अब आता है ऑक्शन। क्या होती है ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब नीलामी होता है। नीलामी कैसे होती है, क्या होती है, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सचेंज दैट both legs of a transaction, namely the cash and the security, are available for settlement and there are no bad delivery। no bad delivery का मतलब कि किसी ने अपना प्रॉमिस नहीं ब्रेक किया। तो अगर कोई भी बैड डिलीवरी नहीं है, मींस जिसने सिक्योरिटी देनी थी उसने सिक्योरिटी दी, जिसने पैसा देना था उसने पैसा दिया प्रॉमिस करने के बाद में। तो इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द डिलीवरी बाय ए मेंबर, द एक्सचेंज परचेज द रिक्विजिट क्वांटिटी इन द ऑक्शन मार्केट। अब मान लिया आपने एक्सचेंज से 10,000 शेयर खरीद लिए टाटा के, और एक्सचेंज ने किसी के कहने पर आपको दे दिए। क्या बोला उसने कि एक्सचेंज ने कहा कि मुझे 10,000 शेयर वहां से आने हैं, इसके लिए आप चाहे तो ले लें इन शेयर को। दूसरे ने ले लिए, लेकिन एक्सचेंज के पास 2 दिन का समय होता है। उन 2 दिनों में जहां से शेयर आने थे नहीं आए तो उसको बोलते हैं बैड डिलीवरी। अब एक्सचेंज ने क्योंकि पैसे ले लिए तो पैसे वापस नहीं करेगा, उनको वो शेयर कहीं ना कहीं से खरीद के देगा, कहीं ना कहीं से खरीद के देगा। ठीक है, अब क्या बोलता है, कौन से मार्केट से लेगा, ऑक्शन मार्केट, एंड गिव्स देम टू द बाइंग और ट्रेडिंग मेंबर। जो बेचने वाला या जो ट्रेडिंग मेंबर है उसको देगा। द शॉर्टेज आर मेट थ्रू एन ऑक्शन प्रोसेस एंड difference in price indicated in the contract note and the price received through the auction is paid by the member to the exchange। यानी जिसके वादे के कारण एक्सचेंज को ये मेहनत करनी पड़ी, तो ये जो पेनल्टी है वो मेंबर को देनी पड़ती है, यानी उसके नाम में वो डिफरेंस डाल देता है। विच इज देन लाइबल टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द क्लाइंट, और वो मेंबर अपने उस क्लाइंट से लेता है जिससे उसने एक्सचेंज को वादा करवा दिया था। ये पॉइंट समझ में आया ऑप्शन क्या होता है, किसी को समझ में आया तो बताइए, नॉर्मल लैंग्वेज में बताइए एकदम, बोलिए। किसी को नहीं समझ में आया? समझ में आया, मतलब कैसे बताएं इसको। जब बैड डिलीवरी आता है तब ऑक्शन का केस क्रिएट होता है। हाँ एक ठीक है। केस है और उसमें ऑक्शन से जो उनकी एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है, तो
चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ एग्जाम्पल आपने किसी व्यापारी से एक बोरी जो शुगर होता है उसका रेट दिया और मैं कहा मैं कल आऊंगा, ये पैसे ले लो, मैं कल लेने आऊंगा। पैसे दे दिए उसने। जब कल वहां लेने गया तो उसके पास अवेलेबल नहीं था। और क्यों अवेलेबल नहीं था? वो जहां से उसके पास आना था उसने नहीं दिया उसको। तो वो जो सेलर है, जो ट्रेडर है, वो क्या करेगा? वो बगल वाली दुकान से लेगा और आपको दे देगा। लेकिन जब बगल वाली दुकान से लेगा तो जो डिफरेंस होगा उसको वो पहले वाले से लेगा जिसने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम, सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोविंग इज ए स्कीम विच इनेबल्स लैंडिंग ऑफ आइडल सिक्योरिटी। अब सर एक देखो क्वेश्चन है अभी, हाँ हाँ, सर, इंट्राडे में कैसे डीलिंग होती है? इंट्राडे में डीलिंग का मतलब यही, ये जो सामने हम पढ़ रहे हैं ना, ये कैसे? इंट्राडे का ही है। वो हाइपोथेटिकल डीलिंग हो गई, लेकिन पीछे से सिक्योरिटी आने में अगर डिले हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी दे देगा आपको। ओके। मतलब ये जो ऑक्शन वाला मैटर आ रहा है वो यही आ रहा है कि एक ने कहा मेरे 10,000 शेयर बेच दो, दूसरे ने ले लिए, लेकिन वो वहां से बैड डिलीवरी हुई, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो बैड डिलीवरी की रिकवरी के लिए वो करता है। अब यहाँ पर एक आया सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम, ये इसका थोड़ा सा अपोजिट है। अपोजिट में क्या है कि आइडल सिक्योरिटी बाय द इन्वेस्टर टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड अर्निंग अ रिटर्न थ्रू द सेम। कई बार क्या होता है, बहुत सारी सिक्योरिटीज सीसीआई जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसके पास रखी रहती हैं और उनको सेल करके, वो सेल करके क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। कैसे? फॉर सिक्योरिटी बोरोविंग एंड लैंडिंग सिस्टम, clearing corporation of the stock exchange would be the nodal agency and be registered as a approved intermediaries. The clearing corporation can borrow on behalf of the member securities for purpose of meeting shortfall. तो इसने बोला जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो क्या करता है कि जिनको जरूरत पड़ती है उनको उनके शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए वो मेंबर के बिहाफ में बोरो करता है, कहीं से सिक्योरिटी लेकर के आता है। द डिफॉल्टिंग सेलिंग ब्रोकर में मेक द डिलीवरी विद इन द पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और जो डिफॉल्टिंग वाला होता है उसको कुछ समय देता है कि भैया अगले 5 दिनों के अंदर आप सिक्योरिटी जरूर दे देना। इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्टेड सेलिंग ब्रोकर failing to make delivery within the specified period, the clearing corporation has to buy the security from the open market and return to the same lender within 7 trading days. तो इसने बोला कि वो ओपन मार्केट से उन सिक्योरिटीज को उठा लेता है और जो भी है जिससे भी वो लेता है उसको 7 दिनों में वापस करता है। In case of an inability to purchase security from the market, the transaction shall be closed out. अगर वो कहेगा भैया नहीं मिल पा रही तब उस ट्रांजेक्शन को वो क्लोज मान लेता है, अगर वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो सिक्योरिटी लैंडिंग का मतलब है वो कहीं से सिक्योरिटी बोरो करता है और उसको विद इन कितने डेज में वापस करना होता है? 7 days। 7 डेज। ठीक है, चलो अब बात आ गई कि प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से कैपिटल इश्यूज आते हैं। तो हमने एक बहुत कॉमन पढ़ा था जिसका नाम था क्या? आईपीओ। दूसरा नाम पड़ा एफपीओ, इसको फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आईपीओ तो आता फर्स्ट टाइम, लेकिन कभी कभी कंपनी एक आईपीओ के बाद कुछ सालों बाद सेकेंड आईपीओ, कुछ सालों बाद थर्ड आईपीओ लाती हैं। तो उस वाले आईपीओ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस पब्लिक ऑफरिंग को हम लोग एफ यानी फर्दर
या फॉलो ऑन बोलते हैं, ठीक है। और जो इश्यूअर कंपनी होती है उसको डिटेल डिस्क्लोजर करना होता है, जो भी उसने डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन में दिया होता है। हाँ, एक आ गया राइट इशू। राइट इशू में मैंने आपको बताया था कि राइट इशू किसको मिलता है, जो कौन होते हैं, एग्जिस्टिंग बोलिए, शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, लेकिन उनको पेमेंट देनी होती है। लेकिन बोनस इशू में क्या होता है, कोई fee नहीं। पेमेंट नहीं देना पड़ता है और पेमेंट नहीं एग्जिस्टिंग देना, शेयर होल्डर है। कंपनी खुश होकर देती है, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, अब प्राइवेट प्लेसमेंट, इसको देखिए, वो बार बार बात आई थी ना, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, इज एन इश्यू ऑफ शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बाय ए कंपनी टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, मींस पहले से सेलेक्टेड है कि हम इन लोगों को शेयर देंगे, और जैसे ही प्री डिसाइड हो जाएगा तो वो प्राइवेट हो जाता है। और पब्लिक कब होता है, जिसमें सब लोगों के लिए ओपन होता है। अगर आपने पहले से ही सेलेक्टेड ग्रुप को चूज किया हुआ है, इसका मतलब वो वाला ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। विच इज नाइदर अ राइट इशू और ना पब्लिक इशू, ना तो वो राइट इशू है ना ही वो पब्लिक इशू है। यहां पर उसने बोनस शेयर का नाम क्यों नहीं लिखा, बोनस इशू का नाम क्यों नहीं लिखा, आंसर करिए, जिसे बात समझ में आ रही है वो आंसर करिए। किसमें सर? यहां पर उसने कहा ना तो वो राइट इशू है ना ही वो पब्लिक इशू है, तो यहाँ पे बोनस इशू का नाम क्यों नहीं लिखा उसने, इसलिए नहीं लिखा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का है ना सर? नहीं, तो बोनस इशू भी तो एग्जिस्टिंग को मिलता है, क्योंकि बोनस शेयर फ्री में मिलता है, लेकिन राइट इशू और पब्लिक इशू किसमें मिलते हैं, पेमेंट देने पर मिलते हैं, ठीक है। चलो, अब अगला आया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अभी उसने बोला प्राइवेट प्लेसमेंट, अब वो कौन सा प्लेसमेंट बोल रहा है, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। कौन सा प्लेसमेंट, इंस्टीट्यूशनल। तो इसने बोला प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी convertible into equity share by a listed company to a qualified institutional buyer only। अगर किसी पर्सन को देगा, अगर किसी किसको दे रहा है, पर्सन को दे रहा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग, राइट इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट। और अगर किसी क्यूआईबी को देगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मीन सिंपल बात है, अगर वो किसी पब्लिक को, सॉरी, किसी प्राइवेट लोगों को दे रहा है तो प्राइवेट प्लेसमेंट, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन को दे रहा है तो उसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और क्यूआईबी कौन होते हैं, मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इस लाइन में कैसा काम कर रही है, बड़ा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी नॉर्म ऑफ मार्केट। मींस अगर मैं आपसे अभी लाइव क्लास में रिक्वेस्ट करूं कि भैया हम अपने कोचिंग को बढ़ाना चाहते हैं और हम अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो क्या मैं आईपीओ ला सकता हूं या नहीं ला सकता हूं, इस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि आईपीओ लाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। तो क्या बातें होती, देखो, पहला बोलता है कि कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है इसके लिए, मेकिंग अ राइट इश्यू। मीन्स राइट इश्यू लाने के लिए जब चाहे ले आओ, मीन्स
अपने शेयर होल्डर को शेयर बेचने के लिए कोई टाइम का उन्हें जब चाहो कर, ठीक है। देयर आर ऑल्सो नो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर ए लिस्टेड कंपनी मेकिंग प्रेफरेंशियल इशू, मीन्स राइट इशू के लिए भी जरूरत नहीं है, प्रेफरेंशियल इशू के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। However, QIP only those company whose share are listed in NSE and BSE, means जो QIP हैं यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है, अगर वो कंपनियां कहाँ लिस्टेड हैं, NSE और BSE में, उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्यों क्राइटेरिया नहीं है, कोई मुझे बताएगा? QIP के लिए भी कोई क्राइटेरिया क्यों नहीं है? बोलो। ओनली तो सर्टिफाइड ऑलरेडी है सर क्योंकि सेबी ने उसको क्वालिफाई किया है। हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्वालिफाइड तो इसलिए किया है कि वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, मतलब वो एक ऑथराइज्ड है, वो सर्टिफाइड जैसे लोग हैं, उनके साथ कंपनी धोखा नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब जितने भी नॉर्म्स बनाए हैं उन्होंने उन कंपनियों के लिए बनाए हैं जो कंपनी पब्लिक से पैसा मांग रही है और पब्लिक का कोई पैसा मारा ना जाए, ठीक है। तो इसने बोला कि किन किन के लिए मना किया है, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन कौन बताओ? नो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर राइट इशू वाले के लिए, प्रेफरेंशियल इशू वाले के लिए और QIP वालों के लिए, उनके लिए कोई नॉर्म्स जो है नहीं है। लेकिन दूसरों के लिए सुनो, एनी कंपनी मेकिंग ए पब्लिक इशू और लिस्टेड कंपनी मेकिंग ए राइट इशू ऑफ ए value of more than 50 lakh is required to file a draft offer document for the observation। किसके लिए बोला? ऐसी कंपनी जो पब्लिक इशू ला रही है या a listed company making a right issue of value of more than कितने? 50 लाख। अगर कोई भी पब्लिक इशू ला रही है कंपनी या कोई लिस्टेड कंपनी जिसने 50 लाख से ज्यादा का लेके आना है राइट इश्यू, तो अब एक बात निकल के आई कि राइट इश्यू कितने तक का कोई नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता? 50 लाख तक के राइट इश्यू लाने के लिए कंपनी को सेबी से कुछ पूछना नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो 50 लाख से ऊपर का राइट इश्यू लाएगी या कोई IPO लेके आ रही है 50 लाख से ऊपर का, तो उसको सेबी में क्या देना पड़ता है? बोलिए, बताया था। क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट कुछ देना पड़ता है उसको एप्लीकेशन नहीं बोलते। क्या लिखा हुआ? पढ़ो उस वर्ड को, पढ़ो। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। सॉरी, यही हमने जब बताया था शेयर कैसे इशू होता है, ठीक है। और एक बात और लिखिए, फॉर इट्स ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है? जब आप IPO लाना चाहते हैं ना, तो अपनी पूरी प्लानिंग इस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट से सेबी को दे देते हैं। सेबी उसको सिर्फ ऑब्जर्व करता है, अगर उसे ऑब्जेक्शन नहीं है तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन है तो तुरंत बोल देगा, ठीक है। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सेबीज ऑब्जर्वेशन लेटर इज ओनली 3 मंथ। अब देखो एक बात निकल के आ गई, इस सेबी का जो ऑब्जर्वेशन पीरियड का वैलिडिटी है कितने मंथ है? 3 मंथ। इसका मतलब है कि आप जब कंपनी अलाउड हो जाए तो आपको 3 महीने के अंदर क्या लेना पड़ेगा? अपना इशू लाना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट for filing any offer document notice to SEBI in case of preferential allotment सर and बुक QIP। में 50 लाख के प्लेस में 10 करोड़ है सर। क्या लिखा है? 10 करोड़ है सर। एनी कंपनी मेकिंग ए पब्लिक इशू
अच्छा Listed अब ये com- बढ़ गया होगा, 1 मिनट को। अपडेट हो गया सर ये। हाँ अमाउंट है, कौन से पेज में है ये? 61 61 sir. ये ठीक फिफ्थ है, एडिशन करेक्ट में कर आता लिया। है। ये एक्चुअली फिगर्स और फैक्ट जो है कभी भी चेंज होते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। लेकिन अभी जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जब ये न्यूज कभी पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है 10 करोड़ लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 10 करोड़ लिखा है ना? हाँ सर, हाँ इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी कंपनी अब आईपीओ, बोलो, नहीं ले सकते। नहीं ला पाएंगे। छोटी कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो क्या करेगी बताओ? पब्लिक से नहीं लगा तो बैंक से लगा, इंस्टीट्यूट से लगा। हाँ, बैंक से लेगी। आगे लिखता है इन क्यूआईपी द मर्चेंट बैंकर हैंडलिंग द इश्यू। तो एक क्वेश्चन आता है, मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं? इसका आंसर आ रहा है, देखिए क्या करते हैं मर्चेंट बैंकर? इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट इश्यू का लाते काम हैं ना, आईपीओ लाते हैं, उसको हैंडल करते हैं। मीन्स जो भी काम करना होता है मदद करते हैं। हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ द प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट विद सेबी पोस्ट अलॉटमेंट फॉर रिकॉर्ड पर। मीन्स क्यूआईपी वाले केस में उनको क्या नहीं करना पड़ता, पहले बताइए। क्यूआईपी वाले केस में उनको क्या नहीं करना पड़ता? सर ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं बिल्कुल सबमिट ठीक करना है, पड़ता सभी में। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं फाइल करना पड़ता, लेकिन पोस्ट अलॉटमेंट सबमिट करना पड़ता है। उसको बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट, ना बोल के क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट। मींस कितने शेयर किसने लिए, सेबी को ये बात मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। द मर्चेंट banks are the specialized intermediaries who are required to display due diligence। अब यहां पर एक वर्ड आ गया ड्यू डिलीजेंस। आपके बैंक में आपके एक चैप्टर है केवाईसी का, उसमें आता है सीडीडी। कोई इसकी फुल फॉर्म बता देगा? सर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस सर। बिल्कुल ठीक। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस मीन्स कस्टमर को ध्यान से डील करना। तो ऐसे ही यहां पर भी बोल रहा है मर्चेंट बैंक जो होते हैं वो इंटरमीडियरीज होते हैं और उनको ड्यू डिलिजेंस रखनी पड़ती है एंड इंश्योर दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द डीआईपी आर complied with while submitting the draft offer document to SEBI. Any non-compliance on their part attracts penalty। अगर वो नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी। The draft offer document filed by the merchant banker is also placed on the website of the public comments official of the SEBI at various level। Means जो भी मर्चेंट डॉक्यूमेंट होता है, मर्चेंट बैंकर होता है, वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को पब्लिक कमेंट के लिए छोड़ देता है और कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उससे, इसलिए छोड़ता है और से भी उसको एग्जामिन करता है। आगे ऑफर ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट मींस, अब देखो एक बिल्कुल क्लियर कट मीनिंग आ रहा है। ऑफर डॉक्यूमेंट मींस प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ पब्लिक इशू। पब्लिक इशू के लिए इसका नाम ऑफर डॉक्यूमेंट है। और ऑफर फॉर सेल एंड लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू। बहुत ध्यान से समझिएगा, पब्लिक इशू है तो उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है,
और अगर राइट इश्यू है तो उसको OFS यानी ऑफर फॉर सेल या लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट को पब्लिक इश्यू के केस में प्रोस्पेक्टस बोलते हैं और राइट इश्यू के केस में ऑफर फॉर सेल और लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं। सर ठीक है, हाँ सर बोलो। ये ऑफर डॉक्यूमेंट मींस prospectus in case of a public issue और ऑफर फॉर सेल। पब्लिक इश्यू के केस में मैं दूसरे कलर से येलो से कर रहा हूँ। पब्लिक इश्यू के केस में उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं और राइट इश्यू के केस में उसको ऑफर फॉर सेल एंड लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आप जो है जो आपका पॉइंट है मैं समझ गया। मतलब ये दोनों हाँ, ये थोड़ा जो हम IBPS का दोनों एग्जाम नहीं। देते हैं ना, IPS का जो अंग्रेजी वाला एग्जाम देते हैं उसमें एरर फाइंडिंग आता है ना, सर वैसा ही कुछ हो रहा है। हाँ, मीन्स यहाँ पर पब्लिक इशू और ऑफर फॉर सेल, ये कहना चाह रहे हैं ना? सर ठीक है, बाय मिस्टेक एक हमार लग रहा है ऐसे। हाँ वो कॉमा से मैं आगे बढ़ गया था ना। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ पब्लिक इशू और ऑफर फॉर सेल, ठीक है, और लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू। और आपको ये मालूम है कि राइट इशू किसको मिलता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ठीक है, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है और इसीलिए उसको लेटर ऑफ क्या नाम दे दिया? ऑफर। ठीक है ना? विच आर फाइल्ड विद, और ROC में और स्टॉक एक्सचेंज दोनों में जाता है। ठीक है, चलो अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ मिल जाए। क्या बोलता है? उसने बोला जो भी हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट है वो कितने दिनों तक रहता है वहां पे? क्या लिखा हुआ? 21 days. 21 डेज में अगर सेबी ने कोई ऑब्जेक्शन उठा दिया तो ठीक है, नहीं तो क्या माना जाएगा? अच्छा ओके, ठीक है। और अगर इफ एनी इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट कोई चेंज बताएगा तो आपको वो चेंज करने होंगे। द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विल बी अवेलेबल फॉर सेबी वेबसाइट। पब्लिक के लिए कितने दिनों के लिए अवेलेबल होता है? 21 डेज। ठीक है, अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रखा हुआ मिल सकता है इस पैराग्राफ से, और ध्यान से सुनिएगा। इसका नाम है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है? इज ए प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट हैव, मीन्स ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें कोई चीज नहीं है। क्या नहीं है? आइदर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स और द अमाउंट ऑफ इश्यू। इन तीनों में से अगर एक भी चीज मिसिंग है तो उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब इसको समझिए। जैसे मान लिया उसमें उसने बोला कि हम 5 लाख शेयर्स इशू करेंगे और उसने सेबी को बोला है। इस इंफॉर्मेशन से आपको कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मिली? नंबर पता नहीं है, प्राइस नहीं पता है। नहीं, नंबर तो बोल दिया उसने, 5 लाख इशू करेंगे, प्राइस नहीं पता। ठीक है, तो ऐसा प्रोस्पेक्टस जहां पर ये चीज साइलेंट है, इनमें से कोई भी चीज साइलेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या क्या चीज है? प्राइस, नंबर और अमाउंट।
This means in the case of the price is not disclosed, the number of share and the upper and lower price band are disclosed. Means अब देखना, सुनना ध्यान से सुनिएगा। जैसे उसने बोला कि हमारा प्राइस 100 से लेकर के 120 तक है। इसका मतलब क्या है? क्या फिक्स प्राइस है? बोलिए। फिक्स प्राइस नहीं है, उसने एक रेंज दे दी। क्या दे दी? रेंज दी, जिसका नाम अपर एंड लोअर प्राइस बैंड दे दिया। तो अगर वो ये डिस्क्लोज कर रहा है, इसका मतलब वो क्या चीज डिस्क्लोज नहीं कर रहा है? एक्चुअल प्राइस प्राइस। डिस्क्लोज। ठीक है। और ऐसा ऑफर जब भी आता है तो उसको हम, उस प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं? आरएचपी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, एन इश्यू कैन स्टेट द इश्यू साइज। अब कई बार क्या होता है, वो केवल इश्यू का साइज दे सकता है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स आर डिटरमाइंड लेटर। तो वो कहता है कि ऐसे मामलों में इश्यू का साइज और नंबर ऑफ शेयर्स बाद में डिसाइड किए जाते हैं। एन आरएचपी फॉर एन एफपीओ कैन बी फाइल्ड विद द आरओसी विदाउट द प्राइस बैंड। इसने बोला जो एफपीओ है, यानी किसी कंपनी का एक आईपीओ आ गया था, अब एक और एफपीओ आ रहा है, तो विदाउट प्राइस बैंड आप लॉन्च कर सकते हैं। इन सच केस द फ्लोर प्राइस or the price band will be notified by way of advertisement 1 day prior to। ये कब बताया जाएगा आपको? आपको 1 डे पहले बताया जाएगा जब आपका इश्यू आएगा। और बुक बिल्ट इश्यू में वो कहता है प्राइस डिस्कवरी एंड प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंटिल द बिडिंग प्रोसेस इज कंप्लीट। ये वाला एग्जांपल दिया मैंने, इसमें प्राइस कब डिसाइड होता है? बोलो। जब प्रोसेस क्या हो जाता है? कंप्लीट होता है। कंप्लीट। ठीक है। सच डिटेल्स आर दस नॉट शोन इन आरएचपी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस की डिटेल किस में नहीं होती है? आरएचपी में नहीं होती। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आरएचपी नाम से हर बार आता है। ओनली on completion of bidding process the details of final price are included in offer document। means जब प्राइस फाइनल हो जाते हैं उस चीज को ऑफर डॉक्यूमेंट में बाद में डाला जाता है। ठीक है। और द ऑफर डॉक्यूमेंट फिल्ड देयर आफ्टर विद द आरओसी इज कॉल्ड ए प्रॉस्पेक्ट। क्लियर होगी बात? अगर आपने प्राइस पहले से डिसाइड किया हुआ है तो उसको आप शुरू में ही क्या बोलेंगे? बोलिए। बुक। अगर प्राइस शुरू में ही डिसाइड है तो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे ये। और अगर डिसाइड नहीं है तो क्या बोलेंगे? आरएच। रेडी है। बस सिंपल सी बात है। अगर डिसाइड है तो प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं, और डिसाइड नहीं है तो क्या बोलते हैं? आरएचपी। और आरएचपी को प्रॉस्पेक्टस कब बोलते हैं? जब आपका वो प्राइस जो है कहां पर डिसाइड होने के बाद उसमें बता दिया जाता है। चलो अब देखिए प्राइस ऑफ एन इश्यू। तो एक इश्यू का प्राइस कैसे पता लगता है? तो उसने बोला हुआ है नो प्राइस फॉर्मूला स्टिपुलेटेड बाय। आप अपने शेयर का कुछ भी रख दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं। ये लेने वाले को सोचना है कि हम इतने में लें या ना लाएं। ठीक है। लेकिन द कंपनी एंड मर्चेंट बैंकर आर हाउएवर रिक्वायर्ड टू गिव फुल डिस्क्लोजर ऑफ द पैरामीटर दे हैड कंसीडर्ड। अब एप्पल कंपनी यहां आ जाए, वो कही मेरे एक शेयर की कीमत 10,000 रुपए है, तो सेबी को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सेबी ये कहेगा कि आप केवल ये बता दो कि आपने 10,000 कैसे निकाला। ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ इश्यू। अब यहां बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है
फिक्स प्राइस वाला, ठीक है। वन वेयर कंपनी एंड एलएम का मतलब लिमिटेड। नहीं, जो लीड मर्चेंट है, मर्चेंट बैंकर है जो, ठीक है, वो, और कंपनी वो डिसाइड करती है। एंड अदर वेयर कंपनी एंड एलएम स्टिपुलेट्स फ्लोर प्राइस एंड प्राइस बैंड, यानी कि वो रेंज देती है कि 101 टू 121 ऐसे करके, ठीक है, ठीक। और उसमें ऑक्शन से प्राइस डिस्कवरी होती है, और उसको बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। कंपनी जानना चाहती है कि मेरा शेयर लोग 101 में खरीदेंगे या 121 में खरीदेंगे, कंपनी लोगों पे छोड़ देती है, ठीक है। ये सर क्या कैपिटल का ऊपर डिपेंड करते हैं उनका शेयर का वैल्यू, और डिमांड सप्लाई ऐसे मतलब डिटरमाइंड होता है उससे? जब आईपीओ आता है तो ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड करता है, उसकी पुरानी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। उसका अभी ये कितना बताओ कैपिटल? कि अगर एलन मस्क की कंपनी यहाँ पे शेयर अपना फ्लोट करेगी तो कोई लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा? लेना चाहिए। लेना चाहेगा सर चलिए। लेना चाहेगा, उसकी ब्रांड वैल्यू, ठीक है। तो ये जो प्राइस तय होते हैं ये ब्रांड वैल्यू के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। और एलन मस्क अगर ये वाली रेंज देगा तो उसका प्राइस कितने में जाएगा, कोई बता सकते हैं? कितने में हायर जाएगा? साइड 121 से तो ओवर एप्लीकेशन हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। और बुक बिल्डिंग प्रोसेस में एक बात है, उसने कहा कैप इन द प्राइस बैंड शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द फ्लोर प्राइस। मीन्स जो ये वाला है, मैं ऐसा नहीं कह सकता था 101 से लेके 130 नहीं कह सकता। कितने परसेंट का कैप रखना पड़ेगा मुझे? मैक्सिमम 20%। 20%, ठीक है। अब थोड़ी सी चीजें यहां पर आ गई हैं। ये बुक बिल्डिंग मीन्स अ प्रोसेस अंडरटेकन by which demand or the security proposed to be issued by a corporate body is elicited and built up, and the price of the security is assessed on the basis of the bids obtained from the quantum security offer. Means जो लोग ऑफर कर रहे हैं, किसी ने कहा 101 में लूंगा, किसी ने कहा 104 में लूंगा, किसी ने कहा 103 में लूंगा। ये इतने लोग थे, ये इतने लोग थे, और ये इतने लोग थे, तो कंपनी किनको देगी? ज्यादा है उनको। जो ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, वो कंपनी उसका प्राइस तय करेगी, ठीक। चलो, एक क्लास में और ये कंप्लीट हो जाएगा, और कल के लिए इंफॉर्मेशन है, बहुत ही बेहतरीन और अच्छी क्लास होगी जिसका नाम है बेसिल, ठीक है। बेसिल से आपके 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। जब आप CIB में जाएंगे तो पूरा मॉड्यूल बेसिल का है, ठीक। तो उस हिसाब से आप लोग, और कल एक क्लास और है, मालूम है आपको कल एक क्लास और है? AFB का है सर। 9 बजे से AFB की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है।